नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मंत्री इमरती देवी पर आपत्तिजनक बयान देकर फंसे कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी महिला का अपमान नहीं किया है, लेकिन उनके बयान से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल 2 दिन पहले ही कांग्रेस के डबरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी सुरेश राजे ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 15-20 साल हो गए इमरती देवी को सियासत में, 3 बार की विधायक हैं। मीडिया के लोगों से उन्होंने कहा कि कभी आपने पूछा कि आपके पति कौन हैं, क्या करते हैं, आपने कभी जिक्र नहीं किया। और ये संदर्भ कहां से आपको बताते हैं। दरअसल सुरेश राजे का कहना है कि इमरती देवी उन्हें अपना समधी बताती हैं, लेकिन सुरेश राजे ने कहा कि बताएं इमरती देवी कि अपनी कौन सी बेटी उन्होंने अपने बेटे के साथ शादी करवाई है। उन्होंने कहा कोई समधी मैं उनका नहीं हूं और उन्होंने उनके पति को लेकर भी सवाल उठाए थे, जिसके बाद बीजेपी ने आपत्ति जताई थी और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की थी। क्या कहा था सुरेश राजे ने, सुनिए जरा। इसमें क्या गलत कहा है? आखिरकार 15 साल के राजनीतिक जीवन में भाई आखिरकार उनके पतिदेव के बारे में ही तो मैंने जानना चाहा कि भाई मेरे अगर समधी की इतनी अहमियत दिखती है तो आपको पतिदेव की भी चिंता करना चाहिए, कभी उनके बारे में भी चर्चा कर लिया करो। मैंने इसमें क्या अपमान किया है मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। तो अगर इसके बावजूद किसी को लगता है कि मेरे किसी शब्द से ठेस पहुँची है तो मैं सॉरी। तो ये अब सफाई सुरेश राजे की तरफ से आई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो माफ़ी मांगता हूं, आई एम सॉरी। और हालांकि अब बीजेपी इस पर क्या रिएक्ट करती है, कैसा इस पर प्रतिक्रिया देती है, वो ज़रा देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि कल जो बयान आया था उसके फ़ौरन बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और बीजेपी ने महिलाओं का अपमान वाला बयान इसे बताया था। बीजेपी के नेता नेहा बग्गा ने सार्वजनिक मंच से माफ़ी मांगने की मांग की थी सुरेश राजे से, जिसके बाद सुरेश राजे ने आज कहा भी है कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। लेकिन कांग्रेस ने भी खुद को सुरेश राजे के इस बयान से अलग कर दिया था। कल भोपाल में किसान और दूसरे मुद्दों पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी और सचिन यादव मौजूद थे। जीतू पटवारी ने भी इस मुद्दे पर कहा था कि राजनीति में शुचिता और नैतिकता की जगह जरूर होनी चाहिए, पारिवारिक दृष्टिकोण का ख्याल रखते हुए भी नैतिकता का ख्याल रखना चाहिए। भोपाल से इस वक्त जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया और ग्वालियर से इस वक्त जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र, लगता है बहुत जल्द समझ आ गया सुरेश राजे को कि पार्टी ने भी इस बयान पर हाथ साथ छोड़ दिया है और ऐसे में माफी मांग ले तो बेहतर है। चुनाव भी है, सामने महिला प्रत्याशी हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि सुरेश राजे अब डबरा के विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं और उनको आने वाले समय में इमरती देवी के सामने मैदान में 2-2 हाथ भी करने, और ऐसे में एक महिला के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, खासकर निजी जीवन पर कोई टिप्पणी करना, तो कहीं ना कहीं उनके लिए घाटे का सौदा हो सकती थी। और यही कारण है कि उन्होंने एक दिन में ही अपने इस बयान से यूटर्न कर लिया और माफ़ी मांग ली, क्योंकि वो इस बात को समझ चुके थे कि केंद्रीय आलाकमान से लेकर जो भी उनके वरिष्ठ नेता हैं वो सब लोग उनके बयान से किनारा कर चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर हुई थी, तो ऐसे में कांग्रेस ने अपने आप को इनके इस बयान से अलग रखना ही उचित समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला सम्मान की जो बात आ गई थी। और यही कारण है कि अब खुद सुरेश राजे कह रहे हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जो महिलाओं का सम्मान करती है, वो खुद महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनका उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था। और यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं। ये बात सही है कि दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है चुनाव में, लेकिन किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आरोप लगाना तो मेरे हिसाब से राजनीति में ये किसी भी लहजे में ठीक नहीं कहा जा सकता। और कोई भी राजनीतिक दल जो है किसी अपने प्रत्याशी के इस तरह के बयान का सपोर्ट भी नहीं कर सकता। तो यही कारण है कि सुरेश राजे ने अपने जो बयान है उससे यूटर्न ले लिया है और अब जो है माफ़ी मांग ली है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की है कि गलती से इस तरह की बात निकल गई थी और अब उसके लिए वो अपने आप को सॉरी बोल रहे हैं। जी विवेक, आपके पास आ रहा हूं। इंदिरा भवन से कोई निर्देश, कोई नसीहत पहुंची है क्या? बड़ी जल्दी यू टर्न ले लिया सुरेश राजे ने।
आसिफ, कल ही कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत तौर पर इस बयान से पल्ला झाड़ लिया था और कहा था कि ऐसे बयान का समर्थन कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। किसी के निजी जीवन, पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए बयानों पर जो है कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल में साफ तौर पर यह कह दिया था। इसका मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस बयान को गंभीरता से लिया और सुरेश राजे को कहा कि वो माफ़ी मांग ले, नहीं तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इस बयान का नुकसान उठाना पड़ सकता है और बीजेपी इसको मुद्दा बनाना चाह रही है, मुद्दा बना भी रही थी। ऐसी स्थिति में सुरेश राजे को माफ़ी मांगना पड़ी है क्योंकि वो अलग थलग पड़ गए थे इस बयान से, क्योंकि उनकी ही पार्टी उनके इस बयान से किनारा कर चुकी थी। अब आसिफ, बीजेपी इसको मुद्दा बना रही थी, हालांकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने जरूर इसको जो है उठाने की कोशिश भी की, लेकिन अब सुरेश राजे इस्तीफा जो है साफ तौर पर जो है माफ़ी मांग चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि बीजेपी उपचुनाव में इसको कैसे उपयोग करती है। हालांकि दोनों ही पार्टी के जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है वो जरूर इस बयान को वायरल करेंगे, चुनाव के समय लोगों के मोबाइल में पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लोगों को बताने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अधिकृत तौर पर यदि हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने जब से इस बयान से पल्ला झाड़ा है, सुरेश राजे ने निश्चित कर लिया होगा कि अब उनको बयान पर माफ़ी मांगना ही होगा, अन्यथा बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी और जिसका नुकसान उनको अपनी विधानसभा सीट के साथ साथ अन्य जो 27 विधानसभा सीट है उन पर हो सकता है। विवेक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। शैलेंद्र, मैं आपके पास भी लौटूंगा। तो ये तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। एमपी में होने वाला उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है। वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है ही। अब चुनावी मैदान में दो पुराने दोस्त भी आमने सामने होंगे। जी हां, पूर्व सीएम कमलनाथ अब सिंधिया के सामने उनके अच्छे दोस्त सचिन पायलट को खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी आलाकमान से सचिन पायलट को एमपी उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाने की मांग की है। दुनिया जानती है कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में कमलनाथ की रणनीति उपचुनाव में सिंधिया के सामने सचिन पायलट को प्रचार के मैदान में उतारकर फायदा लेने की है। सचिन पायलट के प्रचार करने से गुर्जर बाहुल्य सीट पर कांग्रेस को तो फायदा मिलेगा ही, बीजेपी और सिंधिया की परेशानी भी बढ़ सकती है। और सचिन पायलट के बारे में जैसा आप जानते हैं कि युवा गुर्जर किसान नेता के तौर पर उनकी पहचान है देश में, और ऐसे में सचिन पायलट को ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने खड़ा करना ये मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा। एक पंथ से दो काज वाली स्थिति ही इसे कहा जाएगा। उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस स्टार प्रचारकों में सचिन पायलट की मांग कर रही है। उसकी मुख्य वजह ग्वालियर चंबल संभाग के 8 से 9 सीटें ऐसी हैं जो गुर्जर बाहुल्य हैं। इसमें खासतौर से भिंड और मुरैना की ऐसी सीटें जो राजस्थान से सटी हुई हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सचिन पायलट का आना, स्टार प्रचारक बनना कांग्रेस के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा चेहरे के सामने एक युवा चेहरे को उतारकर कांग्रेस भाजपा के लिए परेशानी खड़ा करना चाहती है। जैसे कहा जाता है कि गुर्जर बाहुल सीट पर सचिन पायलट का अच्छा खासा प्रभाव है। यदि सचिन पायलट उन सीटों पर जाते हैं, निश्चित तौर से कांग्रेस को उसका काफी लाभ मिल सकता है। वहीं भाजपा के लिए बड़ी परेशानी है कि सचिन पायलट के जवाब में किसे उतारा जाए। इस पूरे मामले में अजय माकन मध्यस्थता कर रहे हैं। अजय माकन राजस्थान के प्रभारी हैं। कमलनाथ ने उनसे बात की है, जो हमारे अंदर खाने के सूत्र बताते हैं। कमलनाथ के कहने पर अजय माकन सचिन पायलट से बात कर रहे हैं। बहरहाल सचिन पायलट स्टार प्रचारक के रूप में हम आएंगे, मैदान में उतरते नहीं उतरते वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया को घेरने के लिए, उसकी एक अहम कड़ी सचिन पायलट भी माने जा रहे हैं। कैमरामैन नंदन विश्वास साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया भोपाल। तब जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, तब जबकि मध्य प्रदेश के कई जिले राजस्थान की सीमा से लगते हैं और ऐसे में बोलचाल, रहन सहन, खान पान भी बहुत हद तक मिलता जुलता है, और तब जबकि गुर्जर इधर मध्य प्रदेश में और इसके साथ साथ राजस्थान में भी कई सीटों पर निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं, ऐसे में सचिन पायलट का मध्य प्रदेश आना अगर तय हुआ तो स्थिति बड़ी दिलचस्प बन सकती है। मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन इस पूरे मसले पर बीजेपी कह रही है कि जिस नेता को कांग्रेस ने राजस्थान में बेइज्जत किया, सम्मान नहीं दिया, अब उसे ही चेहरा बनाने को कांग्रेस मजबूर है। दूसरी तरफ कांग्रेस सचिन पायलट को तुरुप का पत्ता बता रही है। आईसीसी ने प्लान किया है कि यहाँ पर सचिन पायलट जी को भेजेंगे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। उसका एक अहम कारण ये भी है कि वो इस क्षेत्र से चिरपरिचित है, बल्कि यहाँ पे लोगों से भी उनका अच्छा परिचय है और मुझे लगता है तकरीबन वे हर चुनाव में यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आएंगे वे, और जो खुददार वर्सेस गद्दार जो है नैरेटिव, उसको सेटअप करने में मुझे लगता है कि उनका पूरा योगदान रहेगा। राहुल गांधी की कुंठाओं के कारण और अशोक
गहलोत की पदलिप्सा के कारण एक युवा नेता का कांग्रेस में किस प्रकार से अपमान किया गया, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी किस प्रकार से उनके पोस्टर फाड़े गए, उनके फोटो जमीन में पटके गए। मुझे लगता है कि वो जिस समाज से आते हैं, गुर्जर समाज से, उस समाज को भी ज़रूर बताएंगे कि मेरा कितना अपमान हुआ, और मध्य प्रदेश के युवाओं को भी ज़रूर बताएंगे कि कांग्रेस में राहुल गांधी के रहते किसी भी युवा का विकास नहीं हो सकता। बहुत दिलचस्प है। आप अगर गौर करें लोकेंद्र पाराशर की बात का, तो लोकेंद्र पाराशर ने जो बातें कही हैं उसमें आप देखिए, अमूमन जब भी कोई स्टार प्रचारक किसी पार्टी के प्रचार के लिए किसी प्रदेश में आता है तो विरोधी वहां उस पर निशाना साधते हैं। यहां बेचारे लाचार बताने की कोशिश हो रही है सचिन पायलट को, बीजेपी संवेदना व्यक्त कर रही है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ऐसा लगा था कि शायद सिंधिया के ही नक्शे कदम पर पायलट जा रहे हैं, बहुत जल्द अपने विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मान मनव्वल हो गई। लेकिन वो उसमें कितने रिश्तों में गांठ पड़ी या नहीं पड़ी, या रस्सी अभी भी सीधी है, वो आगे की बात है। फिलहाल मेरे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक भोपाल से, शैलेंद्र ग्वालियर से। विवेक, मैं आपके पास आ रहा हूं। विवेक, मास्टर स्ट्रोक है कमलनाथ का और चुनौती है सिंधिया और पायलट के लिए। कमलनाथ का यहां से कोई नुकसान नहीं है। अगर पायलट आते हैं, सिंधिया के खिलाफ जमकर चुनाव प्रचार करते हैं, तो पायलट अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा और डेडिकेशन साबित कर पाएंगे आला कमान के लिए, आला कमान के सामने। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनके लिए चुनौती यह है कि वो कांग्रेस में बने रहेंगे, क्या इशारा देंगे, उनके पार्टी भक्ति पर भी सवाल जरूर खड़े होंगे। और सिंधिया के लिए चुनौती ये कि सिंधिया पायलट के खिलाफ प्रचार में क्या कहेंगे और पायलट क्या कहेंगे सिंधिया के खिलाफ चुनाव प्रचार में। सिंधिया हो और सचिन पायलट, दोनों की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है आसिफ। और सबसे बड़ी बात है कि कमलनाथ ने ये निश्चित ही एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, और ये उस वक्त जब गुजर बाहुल्य सीटों पर उपचुनाव होना है, खासकर मुरैना जो जिला है ये गुजर बाहुल्य सीट कहलाता है, और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में निर्णायक भूमिका में भी कई सीटों पर गुजर समाज है। खुद ऐदल सिंह कंसाना जो है वो मंत्री है पीएचई, और उनने पिछले दिनों जब सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से नाराज़ थे तब खुद बयान दिया था और कहा था कि सचिन पायलट को हम बुलाएंगे और वो हमारा प्रचार करेंगे, हमारे क्षेत्र की गुजर समाज के बीच में जाकर कांग्रेस के बारे में बताएंगे। लेकिन अब वही स्थिति जो है कांग्रेस के साथ हो रही है, और कांग्रेस अब सचिन पायलट को बुलाने की तैयारी में सचिन पायलट को कह रही है कि वो मध्य प्रदेश आएँ और यहाँ पर प्रचार करें। और कांग्रेस के सूत्र भी यही बता रहे हैं कि स्टार प्रचारकों की सूची में सचिन पायलट का नाम है। जो सूची कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी उसमें स्टार प्रचारकों में सचिन पायलट का नाम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जातिगत वोटों के साथ साथ सिंधिया और सचिन पायलट की आपस में जिस तरह मित्रता की बात होती रही है, ये यदि मध्य प्रदेश में एंट्री करते हैं तो फिर कैसे सिंधिया इनका मुकाबला करेंगे और सचिन पायलट क्या कुछ सिंधिया के बारे में कहेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए और जिनके कारण सरकार गिरी, उन लोगों को जनता के बीच में एक्सपोज करना है। ऐसी स्थिति में सिंधिया के कारण ये सब कुछ हुआ है, कांग्रेस पार्टी की सरकार गई है, तो फिर क्या सचिन पायलट सिंधिया के बारे में यही शब्द उपयोग करेंगे जो कांग्रेस के तमाम नेता करते हैं। मैं लौट रहा हूं विवेक आपके पास। शैलेंद्र आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र, नजरें सिर्फ मध्य प्रदेश उपचुनाव पर मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी कांग्रेस की नहीं बल्कि कांग्रेस आला कमान और खुद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की भी रहेंगी, क्योंकि सबको याद है इस तरह के बयान दिए गए थे कि बिका हुआ माल वापस नहीं आएगा, वापस नहीं किया जाएगा, इस तरह के बयान थे। और यहां से अब एक मौका जरूर मिलेगा सचिन पायलट को कि वो बता सकें कि वो अभी भी कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन लोकेंद्र पाराशर के जो बयान हैं जिसमें वो तारीफ कर रहे हैं सचिन पायलट की और बता रहे हैं कि कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा, ऐसे में सचिन पायलट पर चुनाव प्रचार पर निशाना बीजेपी साधेगी, एक सवाल। और दूसरा सवाल, सचिन पायलट कितने हमलावर बीजेपी पर दिखेंगे, खासतौर पर व्यक्तिगत सिंधिया के तौर पर दिखेंगे? देखिए बिल्कुल आसिफ, अगर सचिन पायलट यहाँ आते हैं तो ये कोई उनका पहला दौरा नहीं होगा। इसके पहले लगातार वो चुनाव प्रचार में यहाँ आते रहे हैं, लेकिन उस समय वो सिंधिया के बुलाने पर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने आते थे। लेकिन इस बार जो आ रहे हैं वो सिंधिया के खिलाफ उनको उतारा जा रहा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस ये कह रही है कि खुद्दार वर्सेस गद्दार का जो कैंपेन है वो उनके जिम्मेदारी रहेगी, उस तर्ज पर यहाँ पर वो प्रचार प्रसार करेंगे। यानी कहीं ना कहीं वो बताएंगे कि
वो किस तरीके से पार्टी के साथ गद्दारी करके बीजेपी के साथ चले गए, और सचिन पायलट कितने खुददार हैं कि सब कुछ होते हुए भी वो आज पार्टी के साथ खड़े हैं। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की तो मंशा ये है कि इस लाइन पर जो है सचिन पायलट यहाँ आकर बोले, लेकिन ये बहुत अहम हो जाएगा कि पहली जब सभा होगी उस दौरान सचिन पायलट सिंधिया के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या वो भी उनको बिकाऊ और टिकाऊ की बात करते हैं, या फिर केवल जो कांग्रेस की जो बातें हैं, जो रीति नीति है, केवल क्या उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और दूसरी बात ये आपने जो कही कि बीजेपी को लेकर, बीजेपी ये जानती है कि सचिन पायलट और सिंधिया के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और ऐसे में पिछले दिनों जो हुआ उनके साथ, उनके ही पार्टी के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ बयानबाजी की, खुद अशोक गहलोत ने बयानबाजी की, उनके पोस्टर तक फाड़े गए, उनके खिलाफ नारेबाजियां हुई, लेकिन अंततः वो एक बार फिर कांग्रेस में आ गए। तो उनके ही सहारे सही, लेकिन जो बीजेपी है वो कांग्रेस पर निशाना साध रही है। वो ये जनता को मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जिस नेता को अब वो चेहरा बता रहे हैं, जिस नेता को अपना प्रचार करने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग लेकर आ रहे हैं, उस नेता को कल तक ये लोग उल्टा सीधे बोलते थे, अब शब्द उनके बारे में कहे जाते थे। तो ऐसे में बेचारे जो शब्द उपयोग कर रहे हैं, जो संवेदनाएं वो व्यक्त कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। उपचुनाव जीतने हैं, गुर्जर बाहुल्य सीटें हैं, खासकर मुरैना की 5 सीटों की बात करें, भिंड की, गोहद और मेहगांव सीटों की बात करें, चूंकि इन सीटों पर जीतना है, इसीलिए सचिन पायलट का उपयोग यहाँ किया जा रहा है। लेकिन जब उपयोग खत्म हो जाएगा तो उसके बाद शायद फिर से वही बातें जो कांग्रेस ही करने लगेंगे। तो इस तरीके से बीजेपी जो है वो एक मैसेज देने की जनता के बीच में कोशिश कर रही है, लेकिन मुकाबला जो है वो बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब यहाँ पहुंचेंगे सचिन पायलट तो आखिर क्या जो मंच से बोलेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी शैलेंद्र, बीच का रास्ता क्या ये निकल सकता है या निकाला जाएगा जरूर सियासत में कि सचिन पायलट आए और सिर्फ 15 महीने की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां गिनाएं, मसलन कन्या विवाह योजना या फिर कृषि ऋण वाली बात, वो उन्हीं की योजनाएं गिनाएं और बताएं कि प्रदेश के लिए कमलनाथ बेहतर हैं। देखिए बिल्कुल यही जो मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ये चाहती है कि इस अंचल में गद्दार वर्सेस खुददार का कैंपेन हो, लेकिन उसमें अभी देखना होगा कि सचिन पायलट आखिर किस लाइन पर बात करते हैं। क्या वो सिंधिया के खिलाफ मुखर होते हैं जिस तरीके से कमलनाथ या बाकी जो नेता हैं वो मुखर हैं, या फिर वो कांग्रेस की केवल रीति नीति की बात करते हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि 15 महीने की सरकार की बात करेंगे, बीजेपी की नाकामियों को लेकर बात करेंगे, या केंद्र सरकार की जो योजना है उनको लेकर बात करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। विवेक, मैं आपके पास आ रहा हूं। विवेक, देखिए अभी तो भविष्य की ये बात चीजें हैं, लेकिन पायलट सिंधिया के बारे में, बीजेपी के बारे में क्या कहेंगे, उससे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी पायलट के बारे में क्या कहती है, सिंधिया पायलट के बारे में क्या कहती है। क्योंकि जिस तरह की खबरें, हालात बने हुए हैं, सचिन पायलट की सारी नाराजगी अशोक गहलोत से, कांग्रेस से खत्म हो गई, ऐसा दिखता नहीं है। और ऐसे में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए शायद बीजेपी कमलनाथ पर हमलावर रहे, पायलट पर कोई ज्यादा हमला दिखेगा नहीं। आसिफ बिल्कुल सही कहा। एक तो बात करें सचिन पायलट की, तो वो गुर्जर समाज के एक बड़े नेता है, और गुर्जर समाज में जो वोटों का ट्रेंड रहा है वो अक्सर अपने नेताओं के प्रति झुकाव की तरफ रहा है, और इसलिए एक बड़ा वोट बैंक गुर्जर समाज का है। यदि बीजेपी सचिन पायलट पर हमलावर होती है तो जो है वोट बैंक पर भी प्रभाव पड़ सकता है, और इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता जो है सचिन पायलट की तरफ जो झुकाव रखेंगे वो सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चलेंगे, और सचिन पायलट पर हमला कम करेंगे, कांग्रेस के तमाम नेता और कमलनाथ पर ज़्यादा करेंगे। ये जरूर बीजेपी के नेताओं की रणनीति हो सकती है। और अभी भी जो बयान आया, जिस तरह बीजेपी की मीडिया प्रभारी ने कहा है, वो भी इसी तरफ इशारा करता है, और ये भी बताने की कोशिश बीजेपी के तमाम नेता कर सकते हैं चुनाव में कि सचिन पायलट के साथ क्या कुछ हुआ और उसका जो परिणाम क्या कुछ निकला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सचिन पायलट यदि मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे सिंधिया के सामने, तो वो कहीं ना कहीं सिंधिया को क्या कहेंगे, क्या कहकर संबोधित करेंगे, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो क्या कह रहे हैं, उनके शब्द क्या है, ये सबको पता है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जो चुनावी रण है, यदि सचिन पायलट की चुनावी सभाओं में हम देखें तो सबकी नज़र यही रहेगी वो क्या कहते हैं, उन पर क्या वार होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि देखिए, राजनेता भी भविष्य में अपनी भूमिका, अपने ऊपर आने वाली जिम्मेदारियों को पहचान लेते हैं, और तब जबकि कांग्रेस के हाल ही में
वरिष्ठ नेताओं को पार्टी ने एक तरीके से मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। आप मोतीलाल वोरा की बात करें, गुलाम नबी आज़ाद की बात करें और भी तमाम नेता। ऐसे में अब एक बड़े नेता के तौर पर सचिन पायलट की उभर सकते हैं कांग्रेस में, ये भी मद्देनजर होगा। और ऐसे में पार्टी के लिए कितना डेडिकेटेड है सचिन पायलट, ये बताने का शायद सबसे पहला अवसर मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार ही बनेगा। बहुत सी चीजें जिनके सवाल जवाब मिलेंगे। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।